हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से हिंदी का काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार के बारे में पूरे डिटेल से बताएंगे। दोस्तों, हम लोगों को जो इस बार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा में जो हिंदी से पूछेगा उनमें ज़्यादातर आपका व्याकरण से ही प्रश्न रहेगा। तो चलिए आज हिंदी का भाग 1 को हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ लेते हैं। और भाग 1 में हम लोग सबसे पहले वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार में हम लोग सबसे पहले वर्ण के बारे में जानेंगे, उसके बाद वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णमाला के बाद दोस्तों हम लोग दोस्तों हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया, यानी वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद जितने भागों में बांटा गया है, देखिए वर्ण को जिस प्रकार 2 भागों में बांटा गया है, स्वर व्यंजन, तो स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो इन तमाम बातों को हम लोग पूरी डिटेल में जानेंगे। स्वर की कितनी संख्या है, व्यंजन की कितनी संख्या है। दोस्तों, अगर आप लोग इस क्लास को पूरी कर लेते हैं तो आज आपका समझ लीजिए कि 3 से 4 मार्क आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए, डीएलएड ही नहीं, आज आपका जो है 3 से 4 मार्क का प्रश्न पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। अपनी अच्छी सफलता के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डीएलएड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज हो एवं आपके एग्जाम से संबंधित जानकारी हो, उनका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए आज की इस सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस क्लास में सबसे पहले आप सभी को हम वर्ण के बारे में समझाएंगे, उसके बाद आपको वर्णमाला के बारे में समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, वर्ण के बारे में आप लोग समझ लीजिएगा तो वर्णमाला के बारे में आप सभी को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब बताइए कैसे, तो चलिए आप लोग को हम पूरे डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, अगर हम आपको कहें कि मुझे एक फूल चाहिए, ठीक है दोस्तों, हम आपको कहें कि मुझे एक फूल चाहिए, उसके कुछ देर बाद कोई आदमी आ जाए, वो बोले आपको कि मुझे फूलों की माला चाहिए। ठीक है दोस्तों, मुझे फूलों की माला चाहिए, तो हम आपको बोले कि मुझे एक फूल चाहिए, तो मुझे आप क्या कीजिएगा, एक फूल दीजिएगा। लेकिन कोई व्यक्ति आए आपसे बोले कि मुझे फूलों की माला चाहिए, तो क्या आप उसे एक फूल की ही माला दोगे? नहीं ना, उसको कई फूल एक साथ मिलाओगे तब एक माला तैयार होगा, तब उसको आप बना के दोगे। तो उसी प्रकार से दोस्तों वर्ण और वर्णमाला में अंतर है। देखिए, वर्ण जो है वो भाषा की एक छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा हम लोग नहीं कर सकते। आप लोग याद रखिएगा, वर्ण भाषा की छोटी इकाई है जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग जब कई वर्ण को एक साथ मिलाते हैं तो वर्णमाला का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम आपको कहें कि क एक वर्ण है तो आप लोग जरूर उत्तर दीजिएगा यस। लेकिन हम अगर कहें कि क वर्ण नहीं है, गलत है, तो आप लोग हमको बोलिएगा कि नहीं क वर्ण है, आप झूठ बोल रहे हैं। कैसे, चलिए आपको प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। ठीक है, और क क्या सही में एक वर्ण है? बिल्कुल गलत है। आपको बोले, हम प्रूव करते हैं दोस्तों, आप लोग समझिए। हम आपको बोले कि दोस्तों क वर्ण है, लेकिन हम बोले कि आप अगर बोलिएगा कि क वर्ण है लेकिन हम बोले गलत है। कैसे है दोस्तों, क का क्या हम खंड नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, कोई भी व्यंजन में हमेशा स्वर छिपा हुआ रहता है। जिस प्रकार से क है तो क में हमेशा क्या होगा, वो छिपा रहेगा। ठीक है दोस्तों स्वर के अलावा किसी भी संख्या में हमेशा स्वर ही छिपा रहता है। जैसे क में हम हलंत लगाएंगे तो और निकल जाएगा, इसका खंड हो गया। तो इसका मतलब वर्ण का सही रूप क हलंत होगा। ठीक है दोस्तों, सही वर्ण क्या होगा दोस्तों, क हलंत होगा। ठीक है दोस्तों, ख हलंत होगा, गो हलंत होगा, यानी सही वर्ण क हलंत, ख हलंत और गो हलंत होगा, जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, क एक वर्ण नहीं है, क हलंत एक वर्ण है। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए अब हम लोग बताते हैं कि वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये हम लोग बच्चे में भी पढ़े होंगे। तो कई सारे वर्ण है, क क हलंत, ख हलंत, क हलंत, ये सबको अगर एक साथ हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्णमाला बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 44 है और लेखन के आधार पर 52 है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा, उच्चारण के आधार पर वर्ण की संख्या 44 है और लेखन के आधार पर 52 है। चलिए आपको हम पूरे समझा देते हैं कि किस प्रकार से उच्चारण के आधार पर 44 है और लेखन के आधार पर 52 है। आपको एग्जाम में पूछेगा कि उच्चारणों के आधार पर वर्णों की संख्या कुल कितनी है, तो आप लोग 52 मत बोल दीजिएगा, 44 ही दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और बोलेगा कि लेखन के आधार पर, ठीक है, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कुल कितना है, तो 52 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इनको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आप लोग जो है इस क्लास को का 1 मिनट भी स्किप मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग हिंदी वर्णमाला की समझेंगे। ठीक है, हिंदी वर्णमाला, तो देखिए वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। समझ लीजिए, स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं और व्यंजन वर्ण देखिए 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन व्यंजन, देखिए स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिए। और देखिए और जो होता है स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होता है। तो स्वर और व्यंजन के बारे में हम लोग पूरे डिटेल समझ लेते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग स्वर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो स्वर वर्ण के 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, देखिए जिस स्वर के उच्चारण में अल्प मात्रा का समय लगता है, यानी कम समय लगता है, अल्प मतलब कम समय लगता है, उसको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिस स्वर के उच्चारण में 1 से अधिक मात्रा का समय लगे उसको हम लोग जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। कई प्रकार, जैसे ओ, तो ओ में 1 का अल्प लगा, लेकिन ओ प्लस ओ मिला के क्या बनता है दोस्तों, आ बनता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों हर्षेई प्लस हर्षेई मिला के क्या बनता है, दीर्घई बनता है, अर्थात अधिक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, तो जो हर्षेई दीर्घई दीर्घ स्वर आपको पूछेगा, तो जो 2 मात्रा के योग से बने शब्द होते हैं, जो 2 स्वर के मिलने से जो स्वर का निर्माण होता है उसे हम लोग दोस्तों दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, 2 स्वर के मिलने से जो एक स्वर का निर्माण होता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊ प्लस ऊ मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हर्षेय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 स्वरों के मिलने से बने शब्द को हम लोग, वर्ण को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, ह्रस्व स्वर एक सिंगल स्वर होता है जिसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता है, लेकिन स्वर की सहायता से जो स्वर बोले जाते हैं, ठीक है दोस्तों, उसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ओ प्लस ओ बराबर आ हो गया। ठीक है दोस्तों, और देखिए ए प्लस ए बराबर आपका ऐ हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों ये दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होते हैं। समझ लीजिए, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होते हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होते हैं। तो स्वरों की कुल संख्या कितना हो गया, 7 + 4 यानी 11। कुल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होते हैं और दीर्घ स्वर की संख्या 11 होते हैं। आपको पूछेगा, ये सब आपको पूछेगा कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, ये सब आपको टोटल पूछेगा। ठीक है, तो ये अब देखिए हम लोग स्वर में कितने कौन कौन आते हैं, तो ओ आ गया, आ गया, हर्षेई आ गया, दीर्घई आ गया, हर्षेऊ आ गया, दीर्घेऊ आ गया, री आ गया, ए ऐ ओ औ। ए के बाद आपको 4 जाना है आगे सिर्फ। ठीक है, ओ आ हर्षेई दीर्घई पूरा है, उसके बाद ए ऐ ओ औ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ही है। ठीक है, तो चलिए अब आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग समझते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उष्ण व्यंजन होते हैं, आगत व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब हम लोग समझते हैं पूरी डिटेल से कि क वर्ग से प वर्ग तथा रो। समझ लिए, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग यानी क ख से लेकर के प फ तक के जितने भी व्यंजन होते हैं वो सभी जो है दोस्तों स्पर्श व्यंजन होते हैं। समझिए, उसके बाद तथा रो और अड़, रो और अड़ इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग अड़ बोलते हैं। ठीक है, ये रो हुआ। ठीक है दोस्तों, ये रो हुआ, इसको बोलते हैं अड़। ठीक है, पढ़ जिसे बोलते हैं हम लोग पढ़ अड़।
ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग अड़ बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं र। ठीक है, तो ये इसको हम लोग अब समझ गए, इसको हम लोग अड़ बोलते हैं। ठीक है, अड़, और इसको हम लोग बोलते हैं र। ठीक है दोस्तों, र अड़, पढ़। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग बोलते हैं पढ़, पढ़। ठीक है, तो यही हुआ र और अड़, इसमें अंतर होता है। ठीक है, तो जो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या जो होता है वो 27 होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक व्यंजन जो होता है वो स्पर्श व्यंजन ही होता है, र और अड़। ठीक है दोस्तों, क से लेकर के क ख से लेकर के प फ पूरा जो होता है, प वर्ग से क वर्ग से प वर्ग तक, ये और तथा र और अड़, ये स्पर्श व्यंजन होता है। अंतःस व्यंजन, देखिए अंतःस व्यंजन य र ल व, य र ल व, ये 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतःस व्यंजन। उसके बाद देखिए उष्ण व्यंजन भी 4 होते हैं। अंतस्थ और उष्ण व्यंजन की संख्या 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए आगत व्यंजन 2 होते हैं, जो फ। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन अक्ष, तरज्ञ और स्वर, इसको हम लोग स्वर बोलते हैं। तो ये टोटल कितना हो गया, ये आपको 4 हो गया। तो ठीक है, तो टोटल व्यंजन आप लोग जोड़ लीजिए। टोटल व्यंजन अगर आप लोग जोड़ लीजिएगा तो टोटल व्यंजन की संख्या आपको 41 हो जाएगा। 27 4 कितना हो गया दोस्तों, 31, 31 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 35, 35 4 कितना हो गया दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे ठीक से काउंटिंग कर लीजिए। 27 हो गया, इसके बाद इसमें 4 हो गया, तो 27 4 कितना हो गया, 31, 31 में 4 दीजिएगा तो कितना हो गया, 35 हो गया, 35 2 37, 37 4 कितना हो गया, 37 4 41। तो व्यंजन की कुल संख्या 41 है, स्वर की कुल संख्या 11 है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। और ये 11 और 41 को मिला करके कुल जो वर्ण है वो 52 है। ठीक है दोस्तों, लेखन के लिए लेखन वर्ण कितना है दोस्तों, जिसको हम लिखते हैं वो 52 है। ठीक है दोस्तों, और उच्चारण के आधार पर वर्ण कितना है दोस्तों, 44 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग स्वर के बारे में समझते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा बिना मुख से बाहर, बिना रुके मुख से बाहर निकलते उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों के अथवा व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात स्वर स्वतंत्र ध्वनि है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग समझते हैं स्वरों के उच्चारण। हम लोग उच्चारण के बारे में भी पूरी डिटेल से समझते हैं। स्वरों का उच्चारण सबसे पहले हम लोग समझते हैं। स्वर के उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ठीक है दोस्तों, हम आपको 2 ही बताए थे। देखिए मुख्य रूप से स्वर 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे उच्चारण के आधार पर स्वर 3 होते हैं। ठीक है दोस्तों, उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब होता है। स्वर देखिए मुख्य रूप से जो है स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गए होंगे। चलिए हम अब आप सभी को बताते हैं जो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल से बताते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और जो स्टूडेंट न्यू है और पीडीएफ लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, वहाँ पे कम ही सब्जेक्ट में आप सभी को इस प्रकार से पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग जो है ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर के बारे में पूरे डिटेल से कल के वीडियो में समझेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में समझेंगे कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ है। इस वैज्ञानिक तरीका से आपको बताएंगे किस प्रकार से किसका उच्चारण कहाँ है। ठीक है दोस्तों, और निर्माण प्रयोग से बने शब्द, संयुक्त अक्षर एवं नानुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, ये सब चीज़ बताएंगे। आपका एंट्रेंस एग्जाम चुटकियों में उड़ जाएगा। ठीक है, तो पहली बार अगर बिहारी करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।